बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 भारत में कंपनी राज का विस्तार। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट भाग, सेकंड भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में व्यापार करने आई और इतने बड़े देश को पर अपना कैसे अधिकार कर लिया, किन किन नीतियों के अंतर्गत कैसे उसने अपना अधिकार करा और कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, कौन कौन सी संधियाँ हुई, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे मराठों से संघर्ष। अंग्रेज़ों का मराठों से संघर्ष किन किन के बीच हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य की पतन अवस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे तथा जिनका प्रमुख पेशवा यानी प्रधानमंत्री होता था, ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति क्षीण यानी कमज़ोर हो गई। मराठों के प्रमुख नेता का ध्यान अब पूना यानी पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा यानी प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं कि अंग्रेज़ों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर भी मिल गया और वो इसी अवसर की तलाश में भी थे। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और मराठा नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी रक्षा और शासन चलाने के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद की गठन किया गया। रघुनाथ राव अंग्रेज़ों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेज़ों की सहायता मांगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेज़ों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेज़ों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालाबाई नामक स्थान पर 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों की संधि हो गई। उनके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार करना पड़ा। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठा पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे, यानी संकट के बादल अब मंडराने लगे। मराठों ने बेंजली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष होने लगा। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेज़ों की शरण ली। अंग्रेज़ों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया। सहायता देने के पूर्व अंग्रेज़ों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, जिसके फलस्वरूप पेशवा का एक अधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोसले तथा सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड बेंजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और अंग्रेज़ों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया। सिंधिया को अंग्रेज़ों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि तथा भोसले को अंग्रेज़ों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अपने राज्यों में अंग्रेज़ रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध 1804 से 1805 ईस्वी में छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजपुर घाट
1806 ईस्वी की संधि हो गई। यदि मराठों की शक्ति क्षीण हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए सख्त मोर्चा बनाने को तैयार रहते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पुणे स्थित अंग्रेज़ रेजिडेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों एवं अंग्रेज़ों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी में के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज अंग्रेजी राज के अधीन हो गए। जो राज पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। अंग्रेज़ों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया। डलहौजी की विलय नीति। बेंजली की तरह डलहौजी ने भी विलय नीति बनाई, जिसके अंतर्गत सहायक संधि नीति के द्वारा जिस तरह से बेंजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने के लिए एक नीति बनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि अंग्रेज़ों के जिन जिन राजाओं के कोई पुत्र ना हो, वे अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अपने अंग्रेजी राज के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने के अधिकार को निषेध कर दिया, यानी रोक लगा दी। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संबलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया गया। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधि समाप्त कर दी गई थी। इस तरह से अंग्रेज़ों ने भिन्न भिन्न रोक लगा दिए। अंग्रेज़ों की सफलता के क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता के अनेक कारण थे। जैसे भारत में अंग्रेजी की विजय के बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था, जहाँ पर शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला ही, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत हुई। अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल और प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र व प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में थे, बल्कि वे उच्च तकनीक पर भी आधारित थे। उनके पास जहाजी बेड़ा यानी अच्छे किस्म के जहाज़ थे, लेकिन भारतीय राजाओं के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे, इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का कभी भी कमी नहीं रहती थी। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे बेंजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने फूट डालो और राज करो की कूटनीति भी अपनाई। इस तरह से भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव होने के कारण आपस में राजा लड़ते रहते थे। इस तरह से इस मौके का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों ने हमारे पूरे देश पे शासन किया। जब दो शासकों में जब भी कभी कोई संघर्ष या विवाद होता था, तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे और उचित अवसर आने पर अपने ही पक्ष वाले शासक के विरुद्ध हो जाया करते थे। इस कारण अस्थिरता बनी रही। जो कुछ शब्दावलियाँ हैं जिसके बारे में आप लोग जानें, जैसे पिंडारी किसे कहते हैं। यह लुटेरे का एक दल था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल होते थे, उन्हें पिंडारी कहते हैं। रेजिडेंट किसे कहते हैं। सहायक संधि स्वीकार करे वाले देशी राज्यों के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को रेजिडेंट कहा जाता है। बच्चों, हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे जो क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आते हैं। उस क्वेश्चनों को हम लोग इसमें से बना सकते हैं, कुछ दिए हुए जैसे हल कर सकते हैं। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है, विलय नीति का संबंध किसका है। कभी कभी कंपटीशन में भी आता है, आपके पेपर में भी आता है। विलय नीति का संबंध किससे है, तो डलहौजी से है।
इसी तरह से है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया। किसने पराजित किया था? दल अहमद शाह अब्दाली ने किया था। इसी तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये किसके बीच हुआ था? हैदर अली के बीच हुआ था। यह अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच हुआ था। इसमें हम लोग आंसर लिख सकते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में हुई थी? तो 1772 ईस्वी में हुई थी। इसी तरह से क्वेश्चन है, मराठा के युद्ध के बारे में लिखिए। तो 4 युद्ध हुए थे, उसके बारे में आप लोग पढ़ा है आपने, आप लिख सकते हैं। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, ये भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पाठ ख़त्म हुआ और इससे आप लोग पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे माधवराव की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो 1772 ईस्वी में हुई थी। प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था और ये 7 वर्षों तक चला था। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। दूसरा है, द्वितीय मराठा युद्ध किस सन में हुआ था? तो ये 1803 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। ये भोसले से लॉर्ड बेंजली के विरुद्ध हुआ था। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह से है, मराठों 1771 पे मराठों ने किस पर आक्रमण किया था? तो हैदर अली। 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया था, ये लिख सकते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं। अंग्रेज़ों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव कब हुआ था? तो 1790 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं जो कंपटीशन में आते हैं। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो बच्चों। और इसी के साथ हमारा पाठ ख़त्म हुआ। आगे आप लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।